तो इकोनॉमी का जो सेक्शन है, करंट अफेयर का जो पोर्शन है, यहाँ से उसका अपडेशन हो जाएगा। और बेसिक जो है वो तो आपको मेंटरिंग वाले सेशन में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आप लोगों को, यानी कि कभी मैं, आप लोगों ने देखा होगा बीच बीच में गैप कर रहा हूँ, है ना, एक एक दो दिन, एक दिन छोड़ दे रहा हूँ। तो जो गैप दे रहा हूँ उसमें आप बाकी चीजों को क्या कीजिए, कवर कीजिए। ए राज, गुड इवनिंग। सो ऐसे आप उसको मैनेज कर सकते हो। सुबह गुड इवनिंग। ज्योग्राफी का मैंने शेयर कर दिया है। अब ज्योग्राफी का आप में से जो भी लोग देखना चाहें उसको देखकर मुझे बता दीजिएगा कहाँ कहाँ बेसिक मिस्टेक कहाँ पे है। कुछ ओवरराइट हो गया, जैसे कि मेरा माउस जो है वो थोड़ा सा एक बार पेस्ट करने के बाद फिर मतलब मेन पेज पे जब मैं लेके आता हूँ ऑफिशियल पेज पे, तो वो दो बार क्लिक हो जा रहा है, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है, पता नहीं चल पा रहा है, तो वो चीज़ें रिपीट हो जा रही है। मयंक जी, इकोनॉमिक्स भी हो गया है। अच्छा बिल्कुल, तो वो जो जो भी है आप मुझे बताइएगा। ठीक है। तो उसको फिर क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि खत्म करना। ठीक है। तो आज आप लोगों का लास्ट जो हो रहा है, इकोनॉमी भी हो चुका है। अभिषेक गौतम जी, गुड इवनिंग। सो आपका साइंस एंड टेक चल रहा है अभी। ठीक है। तो सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर हो गया। चलिए। ठीक। सो इकोनॉमी का टॉपिक है आज का, बड़े व्यापार समझौते का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्या इंपॉर्टेंस इसका है, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है, डब्ल्यू बैंक ने, जो वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट है, उसने रिकमेंड किया कुछ रिफॉर्म को, वो देख लेंगे थोड़ा सा। और नीति आयोग ने के सीईओ ने सजेस्ट किया है इंडिया शुड ज्वाइन लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट लाइक आरसीईपी, एनसीपी, टीडब्ल्यूपी। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें बहुत सारे नेशन जो है इसमें ऐड होंगे। ठीक है। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं आरईसीपी क्या है। फायदा तो तभी एक बड़े ग्रुप से जुड़ने पर फायदा होता है, तो सबको पता है, एवरीबडी नोस, है ना। चलो। हम्म। सो इसमें आसियान कंट्री, आरईसीपी में क्या क्या होंगे, 10 आसियान कंट्रीज है। एक 8 कंट्री जो है वो आपका एफटी, सॉरी 5 कंट्री जो है एफटीए है। एफटीए में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है। चलो। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है, ये बेसिकली, ये एफटीए का मतलब क्या है, फ्री ट्रेड। यहाँ जो अभी हमने देखा ना, यहाँ पे ये मुक्त व्यापार एग्रीमेंट वाले। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ये थोड़ा सा देख लेते हैं। 20 इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई एक हाई क्वालिटी इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है। साइन कब हुआ था एग्रीमेंट, ये 2020 में हुआ। इंडिया का जो स्टेटस है, उसने अपने आप को खींच लिया था, मोदी जी ने खींच लिया था इसको, काफी लाइमलाइट में भी रहा। ठीक है। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ये कह सकते हैं, कैन से कॉन्स्टिट्यूटेड 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इतना ये कैरी करता है। तो इंडिया के लिए ऑब्वियस है कि ये अच्छा नहीं माना जाएगा यार, कितने बड़े हम ट्रेड एग्रीमेंट से दूर हैं अभी। ठीक है। चलो। अब सीपीटी डबल पी, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप।
ये थोड़ा सा फुल फॉर्म रट लेना, पीसीएस वगैरह में काम आ जाएगा, अगर चाहो तो पीसीएस लिख लो, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री अब होने वाला है, तो आप लोग सब लोग अपना अपना फॉर्म भर लिए होंगे, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं भी बहुत इजी है, आराम से भर लीजिएगा, टाइम अभी है। और आर ओ का ये मई में ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एंड यूपीएससी तो आपका है 25 में, ठीक है। चलिए, मैनेज इसी में करना होगा सबको। ये सीपीटी डबल पी में कौन कौन मेंबर्स हैं, तो कनाडा, मैक्सिको, पेरू, ठीक है, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम एंड जापान, इतनी कंट्री तो है, ये मेंबर है, तो मतलब कि इंडिया नहीं है। और ये जो इसका ग्लोबल शेयर जो है, ये 11.4% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी का है ये, एंड 6.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अभी 24 में ये शामिल होना है, तो हो गया है, यूके शामिल हो गया है इसमें। एक और ऐड ऑन कर सकते हो कि लेटेस्ट में भी कौन हुआ है, यूके, यूके, ठीक है। चलिए, मयंक जी, जो मिस्टेक हो रही है जो मैगजीन वगैरह में, या फिर मैगजीन नहीं तो जो पीवाईक्यूज है ना, उसमें कोई ऐसा ड्रास्टिक मिस्टेक नहीं है, लेकिन ऑब्वियस है कि सिंगल हैंड से हो रहा है और टाइम कंस्ट्रेंट बहुत कम है, इसके लिए 18-18 घंटे लग भी कम पड़ रहे हैं मुझे, ठीक है। बट मेरी एक बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की भी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो आपको 95% तक तो कम से कम, ऐसा मेरा मानना है, 95 to 97-8% तक कम से कम चीजें बेटर मिलेंगी। अब 2% जो है वो आप लोग मुझे बताओगे, तभी ये चीजें उसको रेक्टिफाई करके हम उसको खत्म कर पाएंगे, ठीक है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। चलो, और क्लासेस के दौरान तो हम पहले भी कर लेंगे, और जो क्लासेस के दौरान थोड़ा कुछ ऐड ऑन करना होगा तो वो भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो दोनों में शामिल होने से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब एक अलग चीज है। लाभ किसको किसको मिलेगा, यानी प्रॉफिट जो है, सिग्निफिकेंस क्यों है इसका, ट्रेड एग्रीमेंट क्यों क्यों करना चाहिए ज्वाइन, तो ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। एमएसएमई को बूस्ट मिलेगा, जो कंपटीशन है वो इंप्रूव्ड होगा, ठीक है। स्ट्रैटेजिक रिलेवेंस तो होगा ही होगा। तो ये सब कुछ इसके फीचर्स है, ये मैंने सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट बताया। तो ये प्री में नहीं आएगा, बट आपको एक होलिस्टिक आपको को समझने में आसानी हो जाएगी। चलो, अब इसके बारे में डिटेल अगर और जानना है तो लेट मी नो, आप मुझे उसके लिए भी मैसेज कर देना। हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है इन दोनों के बारे में डिटेल मैंने करा रखा है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, फिर भी थोड़ा सा आप लोग देख लेना। डीबीटी सबको पता है, ईच एंड एवरीबडी नोज, जीडी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन्हें एक सीधा अकाउंट से एक, गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होगा, पैसा अकाउंट में चला जाएगा, डीबीटी है ना। इस डीबीटी जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से, थ्रू, फीमेल को $2 ट्रिलियन से ज्यादा दे दिया गया अभी तक। ये मेंस में भी आ सकता है, मतलब मेंस में भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है। कि एम्पावरमेंट में, वुमेन एम्पावरमेंट में अगर आप लिख रहे हैं तो ये बात आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल डीपीटी का एक बेनिफिशियरी तो, बेनिफिट तो हो ही रहा है, ठीक है, फीमेल को, ठीक है। 8 स्टेट्स में अगर हम बात करें तो 2.11 लाख करोड़ का ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ अंडर द डीबीटी स्कीम। तो 3 to 11% ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट रेवेन्यू रिसिप्ट
मतलब ये 3 से 11% के आसपास स्टेट का जो स्कीम का जो रिसिपिट है उसका ये हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ प्री प्री के लिए मैं करवा दे रहा हूँ ताकि आपका बर्डन कम हो जाए। मेरा पूरा फोकस बर्डन को कम करने में है। ठीक है, अलग अलग देखो, अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बट जनरली ध्यान से सुन लो, जनरली नहीं पूछा जाता यूपीएससी में कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर कोई प्रोग्राम है तो जनरली नहीं पूछा जाता, बट कोई पीसीएस वगैरह में, पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, डीबीटी के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल। 13 में स्टार्ट हुआ था ये। डीबीटी क्यों चाहिए था? क्योंकि बेसिकली जो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, सब जो सब्सिडी आपको देना है गवर्नमेंट को, तो इंश्योर करना है, टू इंश्योर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स टू रिड्यूस डिले, एलिमिनेट लीकेज, जो लीकेज हो रहा था कि बीच में मिडिल मैन है ना, इंप्रूव फंड डिलीवरी, ये सब चीजों में बेनिफिट हुआ। 13 से स्टार्ट हुआ और दो चीजें दो तरीके से ये काम कर रही है, कैश ट्रांसफर एंड इन काइंड सपोर्ट। तो कैश ट्रांसफर का एग्जांपल है पीएम किसान पेंशन एंड स्कॉलरशिप, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा, बेनिफिशियरीज के अकाउंट में डायरेक्ट आएगा। इन काइंड सपोर्ट में अगर बात करें, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, फूड ग्रेन सब्सिडी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, मिड डे मील है, ये सब इसका एग्जांपल। और ये दोनों एग्जांपल प्री के लिए इंपॉर्टेंट। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी समझने में, अंडरस्टैंड करने में कि सर बीच बीच से बता रहे हो। ट्रस्ट मी, एटलीस्ट वंस 1% आप थोड़ा सा मुझ पर भरोसा कर लो, बहुत ज्यादा करने को नहीं कह रहा हूं, और उसका भी बेस होगा, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए पीवाईक्यू को उठा के देखिएगा तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसका फंक्शन कैसे होगा, मैकेनिज्म ऑफ डीबीटी का क्या होगा, इसका पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ये। पेमेंट का प्रोसेसिंग में डिजिटल सिग्नेचर और बेनिफिशियरीज लिस्ट जो है आधार के थ्रू मैनेज करता है। जैम, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एम लिख दिया है, जे ए एम होगा, यहाँ ठीक कर लीजिएगा इसको, जे ए एम होगा, है ना। जैम ट्रिनिटी, जो जनधन योजना है, आधार है और मोबाइल नंबर फॉर सीमलेस फंड ट्रांसफर, जे ए एम। आपने अपना मोबाइल में जो आधार नंबर से एक्टिव उसको ये लिंक कर दिया, आपको गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देना चाह रही है, कुछ फंड प्रोवाइड करना चाह रही है, कोई भी इस XYZ, सीधा आपके उस अकाउंट में जाएगा वो डायरेक्ट। ठीक है, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा, ये चूंकि पेमेंट बैंक होगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे, है ना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है, ये सब भी बैंकिंग स्ट्रक्चर में काम आएगा। डीबीटी मतलब एक डीबीटी करने के लिए एंड यूपीआई का जो इंटीग्रेशन है ये तो है ही, एक्सपैंड पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन फॉर सब्सिडीज एंड बेनिफिशियरीज डिलीवरी। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना था इसीलिए इस पर बात हुई, बट प्री के लिए ये यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, इसके अचीवमेंट्स वगैरह क्या क्या है, तो अचीवमेंट्स में बहुत ज्यादा नहीं, बट ठीक है। डीबीटी के माध्यम से 450 जो बिलियन, जो सॉरी मिलियन जो लोग हैं, पीपल हैं, वो क्या हुए हैं इस स्कीम के थ्रू डायरेक्टली बेनिफिट, उनको बेनिफिट मिला है 2016 तक। कवर्ड कर रहा है ये 60% ऑफ द यूनियन जो गवर्नमेंट वेलफेयर एंड सब्सिडी जो बजट है उसको 60% ये अकेले कवर कर ले रहा है। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा यूपीएससी। क्या बस एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा, रैंडमली रहेगा कि क्या ये डीबीटी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहा है, तो जवाब होगा यस, बिल्कुल कर रहा है। बहुत सारे स्कीम्स आ गए इसमें, है ना, जनधन के, ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है, और जब पैसा डायरेक्ट अकाउंट में आएगा बिना किसी एक्स्ट्रा लीकेज के आएगा, यानी कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब क्या होगा,
तब ये होगा कि चीजें जल्दी जल्दी रोटेट होंगी, यानी कि जो जिसके पास अकाउंट में पैसा आएगा वो तुरंत खर्च कर पाएगा, उसके जो अपने एक्सपेंसेस है वो कर पाएगा वो, है ना। बहुत सारी बेनिफिट वेलफेयर स्कीम चल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की। आईएमएफ ने भी दिया है, लॉजिस्टिक चमत्कार कहा था डीबीटी को। और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 85% जो रूरल एंड 69% जो इसकी पहुंच हो चुकी है, इसलिए इसको अप्रिशिएट किया वर्ल्ड बैंक ने भी। ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गया इसको। अर्बन हाउस होल्ड 69%, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक है, आप इसको भी मेंस में, इट्स द पार्ट ऑफ मेंस, बट प्री के लिए थोड़ा सा देख सकते हैं। हालांकि ये यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछने वाला, इसलिए इसको छोड़ दो, पीसीएस पूछ लेगा, पीसीएस पूछ लेगा, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है उसके, कि भाई वही है कि एक टेम्पोररी सॉल्यूशन दे रहा है, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, अभी तक 100% नहीं है, ठीक है। जो आइडेंटिफिकेशन जो एरर्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। सो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स भी आती है कई बार उसको रन करने में, तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितना प्रेशर आप लोग कम, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, पहला पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि कितना प्रेशर कम हो रहा है। जैसे अगर मैं सिर्फ दो चार जगह पे देखो पूरा, अगर यहां से स्टार्ट करें ये टॉपिक में, तो ये दो तीन जगह पे मैंने टिक कर रखा है। इसको पढ़ने में आपको मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगने वाला है, 1 to 2 मिनट्स। तो सब लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो प्री पी के लिए इतना ही पढ़ के अगर जा रहे हो ना, ये कम नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी, RNFE, रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी या नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, द स्टेट ऑफ, पहले थोड़ा सुन लेना, जस्ट लिसन केयरफुली। स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट 24, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि ग्रामीण युवा जो है अपनी कम, यानी लेस प्रोडक्टिविटी है, नॉन फार्म जॉब्स प्रेफर कर रहे हैं, यानी कृषि में लाभ कम हो रहा है, बेनिफिट कम है, प्रॉफिट कम है, इसीलिए वो नॉन फार्म जॉब को क्या दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी है। जितना पैसा लगाएंगे, मान लो 5 लाख रुपए लगाएं तो 6 लाख रुपए मिलेगा वो एक साल में, तो पूरे साल का कितना मिला, 1 लाख रुपए ही आप निकाल पाए। दिन भर लगना है, सारी चीजें हैं, है ना। तो रिपोर्ट को किसने तैयार किया है, DUI ने, TRI ने, और ये GDI, फुल फॉर्म देख सकते हैं आप इसको। इस रिपोर्ट को तैयार किया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है। कैसे मिला के पढ़ोगे, TRI, GDI एंड DUI, राज एंड शुभो। नहीं समझ में आ रहा तो बताना, लेट मी नो, ठीक है। चलो, तो एक उसका जो की फाइंडिंग क्या था कि 70% ऑफ जो रूरल यूथ है कंसिडर करते हैं कि फार्मिंग जो अनअट्रैक्टिव हो गया है यार, अब उसमें आकर्षक नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट भी कम। क्यों ऐसा माना जा रहा है, ये है रीजन उसका, ठीक है। मेंस में भी आप लिख सकते हो उसको। तो अब ये जो RNFE, ये क्या है, क्या रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी जो है, ये है क्या। तो ये इंक्लूड करता है बेसिकली वैल्यू चेन एक्टिविटी को, लाइक एग्रो प्रोसेसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्केटिंग हो, टूरिज्म हो, ठीक है, अलॉन्ग विथ स्मॉल बिजनेस, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, बेकरीज हो, कियोस्क हो, सब में छोटे मोटे व्यवसाय भी इसमें शामिल होंगे। तो डेफिनेशन ये है कि रूरल एरिया में अगर हम बात करें तो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्राइमरी, लेकिन प्राइमरी कृषि उत्पादन से संबंधित नहीं होती। ध्यान देना यहाँ पे, बाय डेफिनेशन
अब डायरेक्ट जॉब तो क्रिएट हो रहा, छोटा मोटा चीज हो रहा है, लेकिन दूसरी चीजों में लग रहे हैं। भैया हमने ट्रैक्टर ले लिया, हमने कुछ और कर लिया, तो 2/3 ग्रामीण जो आय है वो यहीं से आती है, 2/3। और इंडस्ट्री सेक्टर में अगर हम बात करें तो रूरल एरिया contribute over 50% of the value added in India's manufacturing sector. क्लियर है? चलो, इसके लिए किसानों की आय को डबल ये करने के लिए बेसिकली अशोक दलवई कमिटी आई थी, उसने सजेस्ट किया था कि शिफ्टिंग सरप्लस फार्म लेबर जो है टू नॉन फार्म जॉब्स टू डबल फार्मर्स इनकम। तो किसानों की आय को दुगनी करने के लिए जो सरप्लस एग्रीकल्चर है उनको नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रांसफर करने की बात की गई थी। यानी कि यार 10-100 लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, जबकि यूज तो यार 70% का ही हो रहा है या 30% का ही हो रहा है। तो 70% जो है इनको हमको कुछ दूसरा काम दे देना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जिसको क्या कहेंगे, गैर कृषि नौकरियां, यानी कि जो एग्रीकल्चर से के प्रोडक्शन से सीधा रिलेटेड नहीं हो, बट ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप वो भी लेके आई है, इनिशिएटिव लिया है, प्रमोटिंग स्टार्टअप नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी योजना। इट्स अ स्टार्टअप। ठीक है, एजुकेशन एंड स्किल में कर सकते हैं, फैमिली साइज के लिए भी है। जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी उस फैमिली की इनकम जो है उतनी ज्यादा होगी। परिवार के आकार की बात करें तो लार्जर फैमिली अर्न लेस फ्रॉम फार्मिंग बट मोर फ्रॉम RNFE। RNFE से ज्यादा मिल जाएगा, ज्यादा कमा पाएंगे बड़े जो परिवार हैं। ठीक है, सभी लोग खेती में एग्रीकल्चर में ना, मतलब इंक्लूड ना हो, इनकॉर्पोरेट ना हो जाए, खप ना जाए, शामिल ना हो, बल्कि कोई कोई छोटे सा परचून की दुकान खोल सकता है, कोई फिशरीज में जा सकता है, कोई और जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जब आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है, वनएबिलिटीज हो जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो यहां से सपोर्ट मिल जाता है। विशु जी। हाँ, बता रहा हूँ। आप देखो, खेती करने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, पहले ऐसे समझो। वो मशीन से तो हो नहीं रही है हमारे एरिया, जो इंडिया जैसे एरिया में या जोग्राफिकल कंडीशन जैसी है, बहुत ज्यादा मशीन से एग्रीकल्चर हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्लेन लैंड नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि अगर किसी एक विलेज में 100 लोग पीपल हैं, ठीक है, 100 लोग अगर काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडल्ज है। ठीक है, अब इसमें जरूरत तो 30 लोगों की थी, 30 लोग से ही पूरा हो जाता। जैसे कई बार आप देखोगे कि आप इसको बेसिक एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाके देखो, तो एक जो फार्मर होता है उसकी फैमिली में उसका बेटा जो है, उसके 4 बेटे हैं। ठीक है, अमूमन तो ये चारों जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब उसी खेती में, वो अगर कहीं और जॉब नहीं कर रहे हैं तो इसी में उलझे हुए हैं, जबकि वो काम एक आदमी से हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज्यादा कहाँ देखी जाती है, अदृश्य बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। जी बिल्कुल आएगा, एकदम सही समझ रहे हैं आप, बिल्कुल। तो वो जो अदृश्य बेरोजगारी को कम करने के लिए, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए ही ये लाया गया है स्कीम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? क्योंकि जो विशु ने अभी पूछा ये शायद किसी के दिमाग में नहीं था, बट इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप लोग पूछ लोगे, क्वेश्चन पूछ लोगे, तो उसमें डायरेक्ट अच्छा था। वेरी गुड।
चलो, अच्छी बात। तो अलग अलग जगह पे अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, इसको भी ये इनकरेज करेगा, बढ़ावा देगा। डिजिटल कनेक्टिविटी में, रोड्स वगैरह में अगर अच्छे होंगे तो फिर मोबिलिटी जल्दी जल्दी होगी। ये सब चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ प्री। ये पूरा प्री का ही टॉपिक है, फैक्टर्स, है ना। बस, हो गया। चैलेंजेस क्या क्या है, तो चैलेंजेस पे हमको नहीं जाना है। चैलेंजेस एंड जो सिग्निफिकेंस है उस पे नहीं जाना है। मोटे तौर पर आप ये देख लो, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कम प्रोडक्टिविटी क्यों है, क्योंकि जो गैर कृषि उद्यम आधुनिक है सिर्फ, बाकी सब तो ट्रेडिशनल वे में ही चल रहा है, इसीलिए वही गाय बैल से ही खेती हो रही है ना। चलो, अब आ जाओ, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या क्या है इसके लिए, कौन कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। तो इंस्टीट्यूशनल जो एग्रीमेंट है, जैसे KVIC, NSIC, ये सब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। आप हिंदी में देख लीजिए इसको। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो है, खादी एंड ग्राम उद्योग आयोग है, बनाया है गवर्नमेंट ने। इंस्टीट्यूशनलाइज एग्रीमेंट की बात हो रही है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की बात करें तो स्कीम फॉर फंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, स्फूर्ति, स्फूर्ति, उस्ताद, माइनॉरिटीज के लिए स्टार्ट किया गया, हाथ की कारीगरी, करघा वगैरह के लिए, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, देख लो। क्रेडिट सपोर्ट भी मिल रहा है, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप्स हैं उनको बैंक से ये कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया, लिंक उनको कर दिया गया है। या फिर नाबार्ड जो है, इस यहाँ भी वो भी अपना, नाबार्ड है, सिडबी है। ठीक है। कौशल विकास की बात करें, यानी स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल कौशल योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है उससे इंटीग्रेटेड है। मनरेगा तो दिया ही जा रहा है, और भी ये भारत नेट है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, डिजिटल साक्षरता अभियान है, ये सब भी डेवलप हो रहा है। मनरेगा की बात करें तो ये 100 डेज का आपको जॉब की गारंटी है, अनस्किल्ड मगर स्किल्ड नहीं। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान में रखना। ठीक है। सुझाव वगैरह UPSC फ्री में पूछता नहीं है, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। क्लियर है। चलो, भारतीय खाद्य निगम, FCI, कई बार UPSC का फेवरेट टॉपिक रहा है ये, प्री में भी। क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, आप लोग बिना कमेंट के मैं कैसे पता लगाऊंगा कि हाउ कम आई नो कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलो जल्दी से बताओ। थोड़ा सा UPSC के टर्म्स में बात करूं तो थोड़ा सा और वो हो जाओ, यू कैन से, तो थोड़ा सा फोकस होके पढ़ दो। ठीक है। जहाँ पे ट्रेडिशनल, जैसे कि अगर आप लोगों को की रिक्वायरमेंट है कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मनी इन्फ्लेशन क्या है, तो इसमें डिटेल में जाओ। बेसिक्स है, डिटेल में जाओ। बट करंट अफेयर का देखना है तो करंट अफेयर में बस इतना ही करना होता है।
और ये पूरे 12 मंथ्स का अगर आप इसको कंपाइल कर लोगे तो इट्स राउंड अबाउट 35 to 40 पेजेस का होगा। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को इकोनॉमी में। तो 15 मार्च तक मैं आप लोगों को 15 मार्च इकोनॉमी का एक अलग से बुकलेट दे दूंगा जो सिर्फ करंट अफेयर होगा, और उसमें भी कुछ करना नहीं है, वो भी बता दे रहा हूँ क्या है। ये जो 12 मंथ्स का है, जनवरी टू जनवरी या फैब तक इसका अगर हो सकता है तो फैब का मार्केट में, अगर ये मार्च में आ रहा है तो अगर फैब का आ गया तो मैं फैब तक 15 मार्च तक आपको मैं दे दूंगा, ओनली फॉर इकोनॉमी, बाकी का नहीं। बाकी का चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन वो एक अलग चीज हो जाएगा, उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाएगी। ये मिल जाएगा तो जितना ये, जैसे आपको मैं ये भी समझा दे रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है प्री के लिए उसका सारा कंपाइलेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो जो लोग पूरे ईयर का आप मैगजीन करके कवर करके चल रहे हो उनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। बट कुछ नए बच्चे, जो नए बच्चे का मतलब जिनके पास इकोनॉमी के लिए टाइम नहीं बचा है, तो करंट अफेयर पर मैं यहाँ पे वो दे के जाऊंगा, दे दूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, बट सिर्फ इकोनॉमी का। ठीक है। राजन सुबह, तो आप लोगों की जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसका काफी हद तक सोल्यूशन हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। चलो, FCI है ना। हाँ, नहीं तो इकोनॉमी में चूंकि मैं देख रहा हूँ इकोनॉमी से रिलेटेड मुझे काफी फोन आ गया है, 4-5 लोगों का अलग से, और जो इस ग्रुप में है भी नहीं उनका मैसेज आया हुआ है कि सर इकोनॉमी में कुछ दे दीजिए। मैंने कहा यार इकोनॉमी अभी जब तक मार्च से पहले मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है। चलो, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने 24-25 में क्या किया है, FCI के लिए 10,700 करोड़ की एक इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है, कि यानी कैबिनेट कमेटी ने किया है। कौन सी? ऑन इकोनॉमिक अफेयर एक कमिटी है, CCEA। 24-25 के लिए इन्होंने क्या दिया है, 10,700 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन जो है वर्किंग कैपिटल दिया है। ठीक है। अब चलो, FCI की जो स्थापना हुई थी, अगर हम बात करें उनका जो ये FCI बिगन विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 100 करोड़, क्रॉस एंड इक्विटी ऑफ 4 करोड़, 100 करोड़ की अधिकृत पूंजी और 4 करोड़ की इक्विटी के साथ स्टार्ट हुई थी FCI। टाइम टू टाइम क्या हो गया, ओवर द टाइम द इक्विटी ऑफ FCI हैज बीन इंक्रीज, टाइम टू टाइम बढ़ गया है। ठीक है। तो FCI, इससे हुआ क्या है कि भाई थोड़ा सा अब इंप्रूवमेंट आ गया है, ऑपरेशनल जो कैपेसिटी है उनकी बढ़ गई है। सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है क्या, तो ध्यान देना, ये पब्लिक सेक्टर का है। FCI इज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU है ये, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। किसके अधीन आता है, किसके अंडर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। कब इसकी स्थापना हुई है, तो फूड कॉर्पोरेशन एक्ट है 1964 का, उससे ये स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है। स्टार्टेड विथ 100 करोड़ अनऑथराइज जो, सॉरी ऑथराइज्ड जो कैपिटल है, एंड 4 करोड़ क्रॉस, 4 करोड़ जो है इक्विटी के साथ स्टार्ट हुआ था ये, अभी हमने ऊपर बताया इसको। तो मेन इसका जो जेनेसिस क्या है, इसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एग्जीक्यूट द फूड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की खाद्य नीति को का इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। तो पूरे देश में जो भी खरीद, कहीं पे भी कुछ परचेस करना हो, स्टोर करना हो, मूव करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो और सेल करना हो, इसके लिए अथॉराइज कौन है, FCI।
क्लियर हो गया? चलो, बार बार आप एमएसपी बोलते हो ना, सुनते हो? हाँ, तो ये एफसीआई ही है, ये खरीदती भी है। देखो यहाँ पे अभी हमने देखा ना, खरीद, परचेज भी करना, पहला वर्ड ही है परचेज का, ठीक है। प्रोक्योरमेंट यही करेगी, है ना। प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस होगा वो क्या है, खरीद प्रक्रिया के लिए एमएसपी की गारंटी देगा किसानों को, और ताकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको रिजनेबल रेट पे जो फूड है वो अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो वीकर सेक्शन को फूड मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म का तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एफसीआई और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी एजेंसियां अनाज खरीद सकती है, ध्यान देना। एफसीआई भी खरीदेगी और स्टेट की भी खरीदेगी, यूपी है, बिहार है, झारखंड है। ध्यान से समझना, अभी किसान आंदोलन बहुत चला है, सब लोगों को लगता था कि एमएसपी दे देने से सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। चलो, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और यहां से क्वेश्चन बनेगा। भंडारण एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मैनेजमेंट एफसीआई द्वारा होगा। खरीद तो ये ले लेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी खरीद देगी, लेकिन उसको स्टोर करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है वो एफसीआई, इसका मैनेजमेंट कौन करेगा, एफसीआई। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है ना, तो राष्ट्र जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एजेंसी जो है स्टेट हैंडल जो प्रोक्योरमेंट होती है, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कर लेगी, खरीद भी करेगी, भंडारण भी करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम डिसेंट्रलाइज लेवल पे होगा ही होगा। अतिरिक्त अनाज जो होगा, ये स्टेट वाली क्या करती है, ये स्टेट फूड को खरीदने के बाद, जो मान लीजिए कि इनके पास कैपेसिटी है 100 kg का सपोज, या 100 टन का है, ठीक है। तो इसके बाद जो मान लीजिए कि 150 कर लिया, तो 50 टन जो है वो फूड जो है एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, तो वो सेंट्रल पूल में वो क्या करती है, दे देती है। तो जो एक्सेस स्टॉक है, राइस हो वीट हो, आर हैंडेड टू एफसीआई और द सेंट्रल पूल, सेंट्रल पूल को दे दिया कि भैया ये लो, हमारी कैपेसिटी से बाहर है। क्लियर है? चलो, ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं फिर कह रहा हूं। चलो, तो की ऑब्जेक्टिव क्या है, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट मिल जाएगा ऑपरेशन टू सेफगार्ड फार्मर्स इंटरेस्ट, ठीक है। पीडीएस के माध्यम से, सार्वजनिक जो पीडीएस के थ्रू फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। और एक जो मैनेजिंग बफर स्टॉक है टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए, जो बफर स्टॉक है वो भी जरूरी है, तो वो कौन रखेगा बफर स्टॉक, एफसीआई। देश में कभी अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए, फूड ग्रेन की। क्लियर है? सो चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस चलो छोड़ दो, अभी फिलहाल चैलेंजेस नहीं पूछा जाएगा। इनिशिएटिव क्या लिया है एफसीआई को, थोड़ा सा रिफॉर्म करने के लिए डीबीटी आ गया, वन नेशन वन एमएसपी, इंश्योर डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट टू ट्रांसफर, सीधा उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ठीक है। और सबका एक साथ जाएगा, है ना। चलिए, आधुनिक भंडारण समाधान, यानी वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिक तरीके से क्या है, रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल स्टोरेज को रिप्लेस करके साइंटिफिकली मैनेज करना होगा डिपॉजिट को एंड स्टील सॉइल्स, ठीक है। साइलो को विकसित किए जा रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारा बनना वाला भी अभी बाकी है, फूड ग्रेन कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनना बाकी है, अभी चल रहा है, ठीक है, हो गया। डिजिटल रिफॉर्म्स क्या हुआ है कि एआई एनेबल वीडियो सर्विलांस कर दिया गया है। अन्न दर्पण पोर्टल जो है, अन्ना कर दिया इसको, अन्न होगा, अन्न दर्पण पोर्टल, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए एक डिजिटल सोल्यूशन देता है, ये सुधार किया गया है। वेयर हाउस है जो, या फिर व्हीकल लोकेशन हो, उसको कौन से ट्रक से जा रहा है तो उसका लोकेशन क्या है, ताकि चोरी ना हो, है ना। ट्रैकिंग सिस्टम है, वेयर हाउस जो इन्वेंट्री है नेटवर्क, जो गवर्निंग सिस्टम है, ऐप है फॉर वेयर हाउस अलोकेशन, वो भी दिया गया है।
इसको किसको अलॉट किया जाएगा, ये सारी चीजें अब आ गई हैं। दैट्स इट। विशु जी, क्लियर है सभी को? हाँ, क्या क्वेश्चन है? सर अगर किसी स्टेट में नेचुरल डिजास्टर हुआ है, जो एक्सेस फूड है वो कंट्रोल एफसीआई के थ्रू वहां की फूड सप्लाई करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। स्टेट का तो अपना स्टोरेज है ही, बट वो स्टोरेज के बाद भी ये, आप अगर थोड़ा बहुत पेपर अगर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने उड़ीसा के लिए दे दिया या बिहार के लिए दे दिया। जैसे कि बिहार में बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया है ना, तो वहां भी दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह हेल्प करती है, तो इसी पूल से करती है। एफसीआई के पास उसका अपना पूल वो पूरा है, वेयर हाउस है, वहां से वो सप्लाई करेगी। क्लियर हो गया? जल्दी से। तो सर डायरेक्ट स्टेट कर सकती है? नहीं नहीं, स्टेट का कोई, अरे भैया ये देखो, ये स्टेट का है और ये सेंट्रल का है। एफसीआई सेंट्रल का है, ठीक है, स्टेट अपना से कर रही है। हाँ, जो सरप्लस अगर बच रहा होता, जो एफसीआई को देना होता, लेकिन कुछ डिजास्टर जो है वो क्लाइमेट, जो इसकी वजह से कुछ भी डिजास्टर आ गया हो, एक्स वाई जेड, तो वहां पे ये फूड जो सरप्लस होगा वो कहेंगे भैया नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर कुछ और भी उनकी रिक्वायरमेंट है तो एफसीआई उसको फुलफिल करेगा। क्लियर हो गया? नहीं, सेंट्रल इसकी परमिशन नहीं होती है बॉस। अगर सेंटर से चाहिए तो सेंटर की परमिशन तो चाहिए चाहिए, बट सेंटर परमिशन क्यों रोकेगा? हाँ, ये हो सकता है कि 100 टन की बात की गई है, आपको 70 टन दे, वो एक अलग चीज है। क्योंकि एफसीआई को भी अपना एक बफर स्टॉक तो रखना है ना। सिर्फ एक स्टेट तो है नहीं, मान लो अभी हमने एक स्टेट को दिया, दूसरे स्टेट में प्रॉब्लम आ गई, फिर क्या होगा? गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल, स्टेट अपना डिस्ट्रीब्यूशन करती है बॉस, वो करती है और करती रहेगी। यहीं पे तो लीकेज है, यही तो लीकेज है। दिल्ली में तो बहुत सारे लोगों का जबरदस्ती बनवाया गया है, घर घर जाके उनको सप्लाई किया जा रहा है। यही तो हुआ है, प्रॉब्लम यही तो है। कौन सा पॉइंट? स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अपना गोदाम है, अपना गोदाम से वो सप्लाई करेगी, ठीक है। सेंटर का अलग गोदाम है, सेंटर जो है वो अलग सप्लाई करेगी। लेकिन सेंटर हर जगह इंटरफेयर नहीं करती। अगर कहीं पे कोई स्टेट में डिजास्टर आ गया, कोई क्लाइमेट चेंज या कोई क्लाइमेट नेचुरल जो क्लाइमेटी है वो आ गई और उनके पास फूड ग्रेन नहीं है, तो वो सेंटर से मांगेंगे और सेंटर उनको एफसीआई के थ्रू देगा जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जितना है वो सब हमको उठा के दे दो, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्लियर है? चलो। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डिटेल में है, ठीक ठाक है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टर होंगे, एक्वायरिंग स्टेक इन अ कंपनी और प्रोजेक्ट इन इंडिया। विदेशी निवेशक होंगे, कोई बाहर के होंगे, अमेरिकन हो सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड कंट्री से हो सकते हैं। इंडिया में वो अपनी किसी कंपनी या जो उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें वो हिस्सेदारी लेंगे, स्टेक लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका नेचर क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा और नॉन डेबिट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बेसिक बता रहा हूं। और ये सब आप लोगों के लिए एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है। अप्रूवल रूट्स क्या होगा? ऑटोमेटिक रूट से भी हो सकता है एंड गवर्नमेंट रूट से भी हो सकता है। दो दो तरह के इसके रूट्स हैं। एक तो स्वच्छ ऑटोमेटिक में गवर्नमेंट की मंजूरी या अप्रूवल की देयर इज नो नीड, है ना। एंड गवर्नमेंट रूट से जो है अप्रूवल इज मस्ट, ठीक है। सो टाइप ऑफ कंपनीज क्या होगा? एफडीआई
इज अलाउड इन बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज। दोनों प्रकार की कंपनियों के लिए क्या है, एफडीआई यहां पे आप ले सकते हैं, चाहे वो लिस्टेड हो या नॉन लिस्टेड अनलिस्टेड हो। ठीक है। अब लिस्टेड का मतलब जो शेयर मार्केट से में लिस्टेड है उसकी बात हो रही है। ठीक है। आरबीआई ने एफपीआई एफपीआई से एफडीआई, ये जो ढांच अगर आप बात करें, फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई टू एफडीआई। अब ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, बनना ही है, जाएगा कहां। एफपीआई की सीमा क्या थी? एफपीआई किसी कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% रख सकते हैं, यानी कि एफपीआई कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ अ कंपनी पेड अप इक्विटी कैपिटल। 10% से ज्यादा नहीं रख सकती वो, जो अपना जो पूरा टोटल अमाउंट है कंपनी का, इतना ये करना है आपको, इक्विटी का 10% से ज्यादा नहीं रख सकती। ठीक है। ऑप्शनल जो एक्साइटिंग लिमिटेड है वो क्या है, डाइवर्स्ट सरप्लस शेयर होगा। अपने जो सरप्लस का मतलब जो यूज में नहीं है, एक्स्ट्रा शेयर है, उसको बेच बेच सकते हैं। सीमा पार करने का विकल्प कब कब आप उसकी लिमिटेशन को क्रॉस करोगे। और दूसरा है रिक्लासिफाई ऑफ एज एफडीआई, एफडीआई के रूप में अगर उसको पुनः वर्गीकरण करें, रिक्लासिफिकेशन करना होगा। तो रिक्लासिफाई एज एफडीआई, एफपीआई से कन्वर्ट हो सकता है एफडीआई में। ठीक है। तो अब इसके लिए जो प्रोहिबिटेड सेक्टर है कि कहां कहां पे एफडीआई नहीं होगा, बाहर से मान लीजिए अमेरिका से पैसा आ रहा है, तो कहां पे हम उसको रिक्लासिफाइड नहीं कर सकते। तो जैसे चीट फंड वगैरह हुआ, आपका जो गैम्बलिंग है, इस पे आप एफडीआई प्रोहिबिटेड है, ये याद रखना। अप्रूवल प्रोसेस क्या होगा, रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल्स स्पेशली फॉर लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज। सीमावर्ती देशों के लिए ये है अनुमोदन, विशेष रूप से सीमावर्ती का मतलब क्या हुआ, ये इंडिया है, इसका जो बॉर्डर शेयर कर रहा हो, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, है ना, अफगानिस्तान, ये जो बॉर्डर शेयरिंग वाले जो हैं, उनके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है, मस्ट है, होना ही चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे एफडीआई। यानी आप पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं, पैसा पाकिस्तान से आ रहा, तो आप बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के ये पॉसिबल ही नहीं है। और जो नीड जो कंकरेंस फ्रॉम द इंडियन इन्वेस्टी कंपनी, भारतीय निवेशक कंपनी से की सहमति भी आवश्यक है। यानी जिस जगह पे पैसा लग रहा है, जिसमें हम वहां पैसा लगा रहे हैं, उसकी भी कंसर्न चाहिए। कंकरेंस चाहिए, ठीक है, दोनों की चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहीं से सवाल बनेगा, क्वेश्चन यहीं से फॉर्म होना है। ठीक है। तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या है, मस्ट फ्लो इंटायर रूट्स, सेक्टोरियल कैप्स, प्राइसिंग गाइडलाइन एंड एफडीआई रूल्स। प्रवेश मार्ग, क्षेत्रीय सीमा, मूल्य निर्धारण, दिशा निर्देश और एफडीआई नियमों का पालन यहाँ पे ये मस्ट है। क्लियर है? मिसबा जी क्लास में है? मिसबा जी, एफडीआई से क्वेश्चन इस तरह से आए हैं पहले पीवाईक्यू से। बट आपका आंसर नहीं आ रहा ना, क्वेश्चन आप नहीं बता पा रहे कि भाई कहाँ से आया, कब है। हाँ, तो इतना लेट, 2018 उससे पहले भी आया है और आना ही है। कुछ अगर चेंजेस हो रहा है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस ज्यादा है। चलो, अब बात कर लेते हैं यार एक और, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंस बैंक, DSIBS, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ठीक है। तो पहले तो ये थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। अब आरबीआई ने क्या किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसी बैंक, इन तीन को
आइडेंटिफाई किया है DSIBS में। के लिए इंपॉर्टेंट। अब ये होता क्या है वो जान लो। सो DSIBS जो है आर बैंक्स हुज फेलियर could disrupt the overall banking system and economy due to their size, complex activities है, inter connectedness है, ठीक है, and lack of substitute for their services। तो ये वो बैंक है जिनकी विफलता से, यानी वो अगर बैंक फेल हो गया तो बैंकिंग प्रणाली और अर्थव्यवस्था में भारी ऑब्स्टेकल आ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे इसको हम पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसके साइज को देख लो, तो SBI का साइज देख लो यार, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, अन्य बैंकों से अगर मर्जर है, उनका जुड़ाव है, कनेक्ट कनेक्टेडनेस है, ठीक है, और लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जो भी बैंक, अब ये थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी बहुत सारे बैंक जो है डूब जा रहे हैं। सुनते हो ना, बैंक डूब गया, बैंक में पैसा, लोगों का पैसा देने के लिए, पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, सुनते हो ना। तो बहुत सारे बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया है ताकि लिक्विडिटी बनी रहे, मेंटेन रहे, बैलेंस में रहे, ठीक है। चलो, तो ये RBI ने स्टार्ट किया था 2014 में, ठीक है। और बेसल कमेटी की जो एक बैंकिंग सुपरविजन का जो रिकमेंडेशन था, गाइडलाइंस जो था, उस पर ये बेस्ड है। तो अगर आपको DSIBS में अगर बनने की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखो, तो ये जो SBI है, HDFC है, ICICI बैंक है, ठीक है। सो दीज बैंक आर कंसिडर टू बिग टू फेल, बहुत, और अगर फेल हुआ तो फिर डिस्ट्रप्शन, तो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा, है ना। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी कि 2± उनके जो एसेट है, जिन बैंकों की एसेट जो है GDP का 2% या उससे अधिक, यानी इससे कम या ज्यादा कुछ भी है, तो अगर कोई बैंक का पूरे GDP का, अगर उनके पास ये 2% है, मान लो किसी बैंक के पास 10 लाख करोड़ रुपया है सपोज, तो ये 2% से ज्यादा हो गया, तो उसमें लिस्ट में शामिल हो जाएगा, एलिजिबिलिटी है ये, ठीक है। तो कैटेगराइजेशन ऑफ DSIBS में बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 5 बकेट्स बेस्ड ऑन एडिशनल कॉमन इक्विटी टायर, जो टायर 1 है, इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी 5 बकेट्स में। तो बकेट 8 में, एक में क्या और 5 में क्या है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक लोएस्ट है, दूसरा हाईएस्ट है, ठीक है। फॉरेन बैंक्स भी अब इंडिया में तो बकेट 1 से लेके 5 के बीच में है। तो एक नंबर 1 में सबसे कम पूंजी चाहिए, यानी आपके पास फंड की जो इक्विटी की रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होनी चाहिए, पैसा बहुत कम होना चाहिए, ऐसे समझ लो। और एक में पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए रिक्वायरमेंट। तो पंजाब नेशनल बैंक, राज, किसी और बैंक से मर्ज हुआ है कि नहीं, पहले वो चेक कर लो, है ना। सो फॉरेन बैंक्स क्या है, अब जैसे भारत में, इंडिया में बहुत से और भी बैंक्स हैं जो फॉरेन बैंक्स भी काम कर रहे हैं ना। तो यदि कोई विदेशी बैंक भारत में, इंडिया में अगर वो ऑपरेशन ऑपरेटिंग इन द इंडिया, if a foreign bank operating in India is declared as a global systematic importance bank, GSIBS, तो उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड से क्या होना चाहिए, ये डिक्लेयर होना चाहिए, घोषित किया जाना चाहिए कि भैया वो GISBS होगा। यानी पूरे जो ग्लोबल बैंक में उसका वो स्टेटस होना चाहिए कि वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होना चाहिए। और उस बैंक को क्या करना होगा, CET1 जो टायर है, एडिशनल कैपिटल सरचार्ज, ये बनाए रखना होगा, यानी उनको थोड़ा सा और ज्यादा पैसा रखना होगा। कुल मिला के बात ये है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी?
जल्दी से। यूबीआई एंड ओबीसी, जी बिल्कुल। तो जब मर्ज हो गया है तो मर्जर, जैसे कोई एक इंडिविजुअल बैंक है और वो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अगर ये एसआईबीएस में जाना है तो, डी एसआईबीएस में जाना है तो क्या करना होगा, कम से कम जीडीपी का उसका 2% होना चाहिए। लेकिन फॉरेन बैंक का अगर है तो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा आपके। एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब, सॉरी माय मिस्टेक, एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब, या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा उसका, उसकी जो कैपिटल सरचार्ज है वो ज्यादा लगेगा उसको मेंटेन, उसको अपने पास पैसा ज्यादा रखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस इसमें रहेंगे, कंडीशन में, एडवांस पोजीशन में। चलो नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर है सबको? उम्मीद कर रहा हूँ। कितने लोग पढ़ के आए हैं इसको, रीडिंग लेके कितने लोग आ गए हैं? तो वो, नहीं, कितने लोग रीडिंग लेके आए हैं पहले, आई वांट टू नो, जल्दी से बताओ। अरे क्लियर छोड़ो, मैं क्या पूछ रहा हूँ वो बताओ। रीडिंग लेके कौन आया है? शुभो आया है, और मयंक, ठीक है। गुलाब शाह जी, ठीक है। बाकी लोग? राज भी आए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं लेके आ रहे हो या नहीं कर रहे हो, मोहित कुमार, तो मैं क्या कर लूंगा आपके लिए? कुछ अच्छा कर पाऊंगा? मुझे लगता नहीं है। मैं वो उन टीचरों में से नहीं हूं जो ये आपकी सक्सेस में दावा कर दे और फेलियर में मैं पीछे हट जाऊं, नहीं। किसी का नहीं हो रहा तो उसमें भी मेरा फेलियर है, और किसी का हो रहा है तो उसमें भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अल्टीमेट मेहनत तो आपको करनी है। बट नहीं होगा तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, ये मैं मान के चलता हूँ। मेरी ये इस तरह की थिंकिंग है, ठीक है। मैं अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया, ठीक है। चलो, कुछ कुछ अब यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो जो है, अच्छा हाँ, यूट्यूब से याद आया, 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है। तो अब कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ चीजें वहां भी डाल दूं, ठीक है। कुछ कभी लाइव आके वहां ले लूं, ठीक है। नहीं, खाली जोश से काम नहीं चलेगा ना। जोश तो इतना है, देखो, जोश दो लोगों में होता है। अब देखो, थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, लेकिन जरूरी है, मुझे लगता है मोटिवेशन थोड़ा सा होना चाहिए। ये मोटिवेशन नहीं तो कम से कम रियलिटी तो होनी ही चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। जोश दो लोगों में होता है। एक छोटे से 5 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को आप शेर के सामने रख दो, पिंजरा में रहे शेर, ठीक है, नो डाउट, अपना केज में रहेगा वो, पर उसे डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक समझ नहीं है। वो हंसता रहेगा, अरे वाह, बालों वाला एक कोई है, टेडी बियर टाइप, वेरी गुड, वो हंसता रहेगा, ठीक है। यानी एक की समझ नहीं है तो उसको हल्के में ले रहा है, और दूसरा जो है, शेर आ गया, अरे पैंट गीली हो गई, वेरी गुड, जबकि पिंजरे में है शेर, फिर भी आप बहुत ज्यादा डर गए, फियर फैक्टर काम कर गया। तो दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। एक में तो आप मैच्योर ही नहीं है, दूसरे में आपको लगता है कि आप, देखिए, उम्र का मैच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं, ये बात मैं पिछले 7 8 साल से कह रहा हूं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं, ठीक है। चलो, क्योंकि मैच्योरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। कई बार बहुत सारे काम को आपको कुछ ऐसे उम्र के लोग भी करते हुए मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा बैलेंस जरूरी है। तो ये जोश जो है कि भाई हम कर सकते हैं, ये तो होना ही चाहिए, बिना मोटिवेशन के तो काम नहीं होगा ना। लेकिन दिन भर मोटिवेशन ही अगर वो चलता रहे तो वो भी गड़बड़ है ना, ठीक है। चलिए, क्लियर है। चलो, चिकित्सा उपकरण,
उद्योग योजना, वेरी गुड। स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, इंडिया को ग्लोबल हब बनना है, ठीक है, और हम हमारा इक्विपमेंट है जो मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो बाहर से आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं है ना। चलो, स्टार्ट किसने किया है इस स्कीम को? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्कीम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो स्ट्रेंथन द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री एंड द मेक इन इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द सेक्टर, यानी चिकित्सा उपकरण बनाने वाली जो जो सेक्टर है, इंडस्ट्री है, उसको एम्पावर करना, मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, और इस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होना है, आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, कि हमें जरूरत नहीं है बाहर से मंगवाने की, हम खुद बना लेंगे यार, काइंड ऑफ। ठीक है, मार्केट अच्छा खासा है, 14 बिलियन डॉलर का ये पूरा मार्केट है, जो कि एक्सपेक्टेड है 2030 तक 30 हो जाना, यानी कि जस्ट डबल से भी ज्यादा। ठीक है, जरूरत नहीं है। टोटल आउटले अगर बात करें तो 500 करोड़ का ये टर्नओवर वगैरह वगैरह है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी सब स्कीम्स आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम में इस स्कीम में इसका सब स्कीम है, बस ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कॉमन फैसिलिटी फॉर मेडिकल जो डिवाइस क्लस्टर है, मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट है, मेडिकल डिवाइस क्लिनिकल स्टडी सपोर्ट है, और मेडिकल डिवाइस प्रमोशन स्कीम है। तो 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, बस आपको सिर्फ स्कीम का नाम जानना है और कुछ नहीं करना है। ये अगर आप इतना भी कर पा रहे हो, R&D करना, ये कॉमन चीज है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सब स्कीम है, तो देयर आर 5 सब स्कीम, 5, इतना भी याद है तो काम चल जाएगा। थोड़ा सा अगर एक बार रीडिंग लिया है तो वहां काम कर जाएगा। तो ये तो आपका इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस, तो छोड़ दो अभी फिलहाल। ठीक है, अरे वाह, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया, वेरी गुड। चलो, खाद्य और कृषि की स्थिति 24 की रिपोर्ट है, FAO ने रिलीज की है। ठीक है, की एरिया क्या है एंड डिटेल्स क्या होंगे इसके। इंट्रोडक्शन में फोकस कहाँ करना है, फोकस करना है ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम यूजिंग वैल्यू ड्रिवन अप्रोचेस, कृषि मूल्य आधारित दृष्टिकोण का यूज करते हुए, उपयोग करते हुए एग्री फूड सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना, यानी जो, अब इसको इतना टफ है, अब थोड़ा सा उसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं यार। वैल्यू के हिसाब से चावल का रेट कम है और गेहूं का ज्यादा, सपोज, या गेहूं का ज्यादा है चावल का कम है, ऐसे समझ लो, या पल्सेस का ज्यादा है, तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा हम उसको ज्यादा प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो हिडन कॉस्ट जो है, तो छिपी हुई लागत के अनुमानों पर आधारित जो है ये, जो बाजार या नीति विफलताओं के कारण होने वाली आर्थिक हानियों या नकारात्मक प्रभाव से को संदर्भित करता है, यानी कि कुल मिला के ये हिडन कॉस्ट होगा, छिपी हुई लागत। अब जैसे ऐसे समझो, इसमें क्या है भाई, 100 kg का आपने राइस जो है प्रोड्यूस किया, 100 kg, इसका कॉस्ट है मान लो 5,000। ठीक है, और 100 kg आपने पल्सेस किया, दाल जो है प्रोड्यूस किया, इसकी कॉस्ट जो है 10,000। ठीक है, तो आपको यहाँ ये देखने को मिल रहा है जस्ट डबल हो गया। तो जैसे कि ये ये क्वेश्चन क्यों इतना मैं आराम से बता रहा हूँ वो सुन लो पहले। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा एंड, ठीक है, शुगर केन ज्यादा है यहाँ पे हो रहा है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि कैश क्रॉप में आता है, पैसा ज्यादा है। ठीक है, तो वहां के मैक्सिमम जो फार्मर होंगे वो क्या करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे? शुगर केन, गन्ना, क्योंकि कैश ज्यादा, पैसा ज्यादा मिल रहा है। और वो कहीं ना कहीं कंपनसेट करेगा आपके जो नेगेटिव जो एक्सटर्नलिटीज है या इकोनॉमिक जो लॉसेस है, उसको ये मेकअप कर देगा कम से कम। ठीक है, चलो। सो हिडन कॉस्ट ऑफ जो एग्री फूड सिस्टम है वो क्या क्या है? पीपीपी के 2020 में का ये पीपीपी है, पब्लिक जो है परचेज पब्लिक जो पैरिटी है। अधिकांश गैर संचारी रोग जो है जैसे समस्याओं से जुड़ी हुई थी, छिपी हुई लागत। ग्लोबल हिडन कॉस्ट जो है इसका हेल्थ रिलेटेड इशू था, लाइक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को लेकर। हिडन कॉस्ट यानी कि उसको खाया और हम बीमार हुए, तो वो बीमारी कौन देखेगा भाई? उसमें भी तो पैसा लग रहा है। हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसका भी तो पैसा लग रहा है ना। तो एक तो ये हो गया अनहेल्दी डाइटरी जो पैटर्न है। अनहेल्दी का मतलब क्या हुआ? बहुत कम अनाज खा रहे हैं, या फिर फूड मोमोज खा ले रहे हैं, गोलगप्पे खा ले रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ, चाउमीन खा रहे हैं, वेरी गुड। तो आपका कहीं ना कहीं ये हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और जब हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज होगा तो साबुत अनाज से कम, साबुत अनाज है, अधिक सोडियम, सोडियम ज्यादा, सबसे ज्यादा मिलता है उसमें, फास्ट फूड वगैरह में, है ना, हाई सोडियम, कॉन्ट्रीब्यूट टू 70% हिडन कॉस्ट। तो ये 70% उसका छुपा हुआ कॉस्ट है। आप उसमें बहुत सारे केमिकल डाल रहे हैं, वो भी तो कॉस्ट आएगा ना उसमें। अब आप बोलोगे कि सर 100 रुपीज का हमने वो कॉस्ट पड़ा फर्टिलाइजर में, भैया 100 रुपीज नहीं है, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है आपको। गवर्नमेंट को 150 का पड़ रहा है, आपको वो 100 में दे रही है, तो 50% तो गवर्नमेंट के पास कोई अपनी कोई नोट छापने वाली मशीन, मतलब ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो ये 50 रुपीज हिडन कॉस्ट हो गया। अदर कंट्रीब्यूशन में देखें तो गरीबी और जो माल न्यूट्रिशन वगैरह जो है, अंडर नॉरिशमेंट, है ना। एनवायरमेंटल कॉस्ट भी है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। गौर से समझना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अच्छे से, पंजाब, वीट का, वीट बाउल है ना, बोल। अब इस वीट बोल, गेहूं का जो पूरा ये है एरिया, अब वहां पे चावल प्रोड्यूस किया जा रहा है, राइस। बट वो तो राइस के लिए है ही नहीं, क्योंकि राइस को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए आपको? पानी चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर कंज्यूमिंग है, शुगर केन के लिए भी वही चाहिए। तो ग्राउंड वाटर से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैनाल सिस्टम से इरिगेशन होता है। बंगाल, बिहार, झारखंड में तो वो रेन से काम चल जाता है। बट यहाँ पे ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है। अब जब ग्राउंड वाटर यूज होगा तो क्या होगा? ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा? नीचे जाएगा, गोइंग टू बी डिक्रीज। यही तो क्वेश्चन पूछा है ना, 2 साल से पूछ रहा है वो यूपीएससी, गुलाब शालवी जी। कुछ याद आया? हाँ। तो निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है यार कि जो कॉस्ट, हिडन कॉस्ट जो है, वो चाइना अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पे है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है प्री के लिए, की फाइंडिंग है। सो रिकमेंडेशन क्या है कि इंडस्ट्रियल जो एग्री फूड सिस्टम है, लॉन्ग वैल्यू चेन और श्रृंखला है ये, एंड शहरी क्षेत्र के लिए होगा, तो डेवलप करना होगा। उसकी लेवलिंग के लिए हमें फूड बेस्ड जो है डाइटरी गाइडलाइंस को थोड़ा टेलर करना होगा, कस्टमाइज करना होगा टू एग्री फूड सिस्टम के लिए। अनिवार्य रूप से इंट्रोड्यूस मैंडेटरी न्यूट्रिशन लेवल लगाना होगा कि कितना परसेंट, अगर आप कुछ दलिया ले रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, ठीक है। सर्टिफिकेशन होना चाहिए, पब्लिक कैंपेनिंग होनी चाहिए, ये अभियान शुरू करना होगा। ये सब सिफारिश की गई है, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। बस मैं आपको एक अ, थोड़ा सा फैमिलियर करने के लिए बता दे रहा हूँ। अर्बन एरिया में क्या है, ये भी ध्यान रखना, इंडस्ट्री एरिया है, तो जो भी फूड है, जैसे गुआवा है, तो गुआवा का बेसिकली
जेली बन जाएगा, तो जेली आपका फूड जो प्रोसेस है वहां भी चला जाएगा। बट पारंपरिक जो खाद्य प्रणालियां जो है कृषि की, ठीक है, ट्रेडिशनल फूड एग्री फूड सिस्टम जो है शॉर्ट वैल्यू चेन है, रूरल होगा। देखो बिल्कुल अपोजिट है ये। अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी मेजर्स विद एनवायरमेंटल एंड डाइटरी जो इंप्रूवमेंट्स है टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो हमें गन्ना ही उगाना है हर जगह, क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं। तो यार हर जगह गन्ना उगा दोगे तो फिर तो खाने की कमी पड़ जाएगी, है ना, स्कार्सिटी हो जाएगी फूड की। तो उत्पादकता उपायों को पर्यावरणीय और आहार सुधारों के साथ जोड़कर पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये बात समझ में आई? So combine productivity measures with the environmental and dietary improvements to reduce environmental impact, तभी तो कम होगा। अब हर जगह हम चावल ही प्रोड्यूस करने लगे तो भी पानी की, वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी। फूड पैटर्न भी नहीं है। पंजाब वाले कौन सा चावल खाते हैं? गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? चलो, तो कुछ समझ में आ रहा है कि ये इतना टाइम लेके क्यों पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ये चीजें क्यों बता रहा हूँ टॉपिक? क्योंकि क्वेश्चन बना, पहले 2 बार पूछ लिया गया है। क्लियर है? चलो, अब आ जाओ 21st पशु जनगणना यानी लाइफ स्टॉक सेंसस जो हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बट ठीक है, छोटा सा है, देख लो, नुकसान नहीं होगा। कंडक्ट कौन करवाता है ये लाइफ स्टॉक सेंसस को? कंडक्ट कौन करवाता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जो डेयरिंग है, डेयरी जो दूध वाला है ना, ठीक है। 24-25 इसका जो शेड्यूल्ड है, ये ये होना था, इस बीच में ले लिया गया डेटा, जो लिया गया वो सेंसस वो यहीं से लिया गया, ठीक है, उसको कट ऑफ वेट बना के किया गया, ठीक है। डेटा विल कवर जो 16, जो पूरी तरह से डिजिटल था ये, 20 भी पूरा था, ये 21, ये 21st वाला है, ठीक है। 16 जो आपका जो स्पीसीज ऑफ लाइफ स्टॉक था इसमें कवर किया गया, और 219 देसी नस्ल जो थी, इंडिजीनियस ब्रीड जो थी। अभी मैंने कल ही या कल की क्लास में बताया था इंडिजीनियस, वो जो छोटी गैया गाय है ना, उसको प्रिजर्व करना कुछ बताया था, कुछ याद है कल का? कल की क्लास किसी को? हाँ। तो पहली बार इसमें इसमें नया क्या है? नया है कि पेस्टोरल का डेटा संकलित किया गया, यानी पहली बार डेटा कलेक्ट किया गया पेस्टोरल, पेस्टोरलिस्ट की बात हो रही है, यानी कि जो गाय के या जानवर कितना पालते हैं उसकी भी, उसका भी सेंसस किया गया पहली बार। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, ठीक है। पशुपालकों में भी लैंगिक भूमिकाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी फीमेल कितनी है, मतलब मेल कितने, मेल के पास उनकी अपनी गाय बकरी भैंस कुछ है, उनके नाम पर है, और कितनी फीमेल के पास है। तो ये भी एक नया चीज है, आप ये भी दिखा सकते हैं मेंस में, वुमेन एम्पावरमेंट में। ये सब जो चीजें हैं ना, जब आप मेंस में दिखाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो अलग से इसको मेंस के लिए लिख लो, कहाँ पे यूज करना है ये आपको मैंने बता दिया। वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें आप ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है। चलो, सो हिस्टोरिकल जो कंटेक्स्ट था इसका, कि ये कंडक्ट हर 5 साल में होता है यार, 1919 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट ये जो हुआ था 2019 में, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, WOAH, WHO नहीं है, ध्यान रखना।
इट्स नॉट WHO, WOAH है ये। ठीक है, जल्दीबाजी में कभी गड़बड़ हो सकता है इसलिए बता दिया। ठीक है, रिकॉग्निशन फॉर इंडिया हरियाणा में ये। ठीक है, ICAR का NRC इक्विन है हरियाणा ग्रांटेड WOAH रिफर्ड लेबोरेटरी स्टेटस। उनको एक रेफरेंस, इसका एक स्टेटस मिला है कि यहाँ पे हरियाणा में है। जो WOAH का एक जो है वो खोल दिया गया, जो लेबोरेटरी थी उसको लेबोरेटरी का स्टेटस दिया गया। ठीक है, नया, जिसमें कि एक्सपर्टाइज होगा इन इक्वाइन, जैसे घोड़े हैं, खच्चर है, गधे हैं, जेबरा को प्रभावित करने वाले जो टीक जनित जो बीमारी, ये डॉग्स में भी होता है, ऐसा नहीं है, बट डॉग इससे मर जाएगा ऐसा नहीं होता, बट ठीक ऑब्वियस है कि एनिमल का वो ब्लड सकर होते हैं ना, तो यहाँ पे वो किया जाएगा। WHO के बारे में बात कर ले तो 1924 में ये फाउंडेड हुआ, स्टैब्लिश हुआ। ऑब्जेक्टिव था कि जो भी पशु रोग से संबंधित जो भी जानकारी है, जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको स्प्रेड करना है, और एनिमल डिजीज एंड इम्प्रूव ग्लोबल एनिमल हेल्थ केयर। तो एनिमल हेल्थ का प्राइमरी फोकस है इसका। ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर है, और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में है। इतना काफी है। लाइमलाइट में क्यों था वो? लाइमलाइट में इसलिए था कि अब हरियाणा में जो लेबोरेटरी है उसको WOAH रेफरेंस लेबोरेटरी का स्टेटस मिल गया, दैट्स इट। इसीलिए ये, तो ये PCS में भी कभी हो सकता है, मे भी पूछ ले। ठीक है, बट अभी फिलहाल UPSC के लिए फोकस कर लो। PCS के लिए अलग से बैच बनेगा अभी। चलिए, क्लियर है। नैनो उर्वरक, ठीक है, नैनो फर्टिलाइजर। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है भाई? ये क्या क्या भला, क्या नैनो क्या है? तो इंडियन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है नैनो क्ले कोटिंग है, मुरेट ऑफ पोटाश के लिए एक नैनो क्ले कोटिंग डेवलप किया है, जो इंडिया में 80% पोटेशियम जो फर्टिलाइजर है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसका? नैनो, अब ये पोटाश, ध्यान देना, ये पोटाश कोटिंग है, यानी कि कोई भी फर्टिलाइजर का ये छोटा सा इसमें कोट लगा दिया गया पोटाश का, और इतना बारीकी से होगा, नैनो होगा। नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ CM में है, और M में 10⁻7 मीटर में। ठीक है, चलो, तो नैनो उर्वरक वे पोषक तत्व होंगे जो नैनो सामग्री, मतलब नैनो फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट्स इन कैप्सुलेटेड और कोटेड विथ नैनो मटेरियल्स। और इसको मेजर किया जाएगा, मेजरिंग 100 नैनोमीटर्स और लेस। ठीक है, तो ये कोटेड कर दिया गया, जैसे कि आप च्युइंगम की बात करो, आपने लोगों ने वो सेंटर फ्रेश वगैरह खाया होगा, या कभी कुछ कोई च्युइंगम है ना, अभी जब तक आप उसको दांत से अपनी जिद से च्यू नहीं करते हो, चबाते नहीं हो, तब तक वो बीच से फट नहीं रहा है। ठीक है, अंदर कुछ जेली वगैरह है, उसका वो स्वीटनेस वो बाहर आएगा। ठीक है, तो जब तक कोटेड, अगर जैसे अगर आप कोकोनट ने आपने देखा होगा, कोकोनट का शेल ही नहीं हटाओगे तो वो टिका रहेगा लंबे समय तक, थोड़ा सा कंपैरिजन, थोड़ा ज्यादा देर तक टिक जाता है। ठीक है, उसी तरह से बनाना देखो, बनाना को जैसे ही आप उसका छिलका हटाओगे, बस तुरंत आधे घंटे के अंदर वो खराब हो जाएगा, लेकिन छिलका नहीं हटाओगे तो टिका रहेगा। ठीक है, सो नैनो उर्वरक क्या है? ये कंट्रोल रहेगा, ये जो भी न्यूट्रिशन है उसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे सॉइल में, तो सस्टेनेबल, तो इससे मिट्टी और जल प्रदूषण को कम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि जहां पे 10 किलो लगना चाहिए, 10 kg, वहां पे 5 kg या 3 kg में काम हो जाएगा। अगर ड्रिप सिंचाई, जैसे आप इस, ये पर्पस क्या है उसका, ऐसा समझो, जो प्लांट्स है उसको बहुत ज्यादा पानी की, वाटर की जरूरत नहीं है, अगर धीरे धीरे एक एक बूंद भी ड्रिप
इरिगेशन भी कर दिया जाए, जैसे बड़े बड़े पौधों में या जो अभी बढ़ रहा हो, फास्टर ग्रोइंग जो प्लांट्स होते हैं, उसमें एक 2 लीटर का वो लगा के एक ड्रिप से सिस्टम लगा दिया जाता है कि भाई पानी उसको एक एक 2-2 लीटर मिलता रहेगा, तो पौधा भी जिंदा रहता है। बस सेम वही एज इट इज टेक्निक है ये। तो पानी की बर्बादी कम होगी, पोषक तत्वों की बर्बादी यानी न्यूट्रिशन की, उसकी भी मिनिमाइज जो न्यूट्रिएंट वेस्टेज होगा, एंड लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस, बार बार उर्वरकों के बार बार यूज होने की आवश्यकता को घटाएगा, यानी जल्दी घुलेगा नहीं मिट्टी में, तो बना रहेगा, और जब तक बना रहेगा वो, तब आप उसको एक्स्ट्रा नहीं डालोगे, यूज हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, चलो, मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी, अब ज्योग्राफी में आ जाएगा, ये इकोनॉमी में है बट ज्योग्राफी का ही पार्ट है ना। एवरग्रीन है ये। एवरग्रीन का मतलब ये क्यों आपके माइंड में आ सकता है कुछ कि सर हर चीज को आईएएस प्री क्यों कर देते हो, क्योंकि इसलिए मैक्सिमम मैं उसी चीज को रख रहा हूँ जिसका एग्जामिनेशन में कुछ रोल है, वो एवरग्रीन टॉपिक है तो रहना है। ठीक है, मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी कहाँ पे है भाई? इसमें बेसिकली इसको एक रिकॉग्निशन मिला है इंसेंटिव प्रोवाइडर का एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स में। ठीक है, इन्होंने एक वैश्विक मान्यता मिल गई, एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स में प्लेटफॉर्म पे इसको जगह मिली मुर्मुगांव को, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ईएसआई है क्या? ईएसआई पर्यावरणीय पोत सूचकांक, तो ये इट्स अ पब्लिश, ये एनवायरमेंटल ये इंडेक्स रिलीज या पब्लिश कौन करता है? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर, ये 2011 में से ही ये रिलीज हो रहा है, पब्लिश हो रहा है। आइडेंटिफाई शिप दैट एक्सीड इमिशन स्टैंडर्ड सेट बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ ने का जो उन जहाजों की पहचान करेगा जो आईएमओ द्वारा क्या किया गया है, उत्सर्जन मानक। उत्सर्जन मानक का मतलब कि यार जो एक्सीड जो इमिशन स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन नहीं हो रहा है, प्रदूषण नहीं हो रहा है, बहुत सारे गैस को रिलीज नहीं कर रहा है ये। तो मुर्मुगांव कहाँ पे है? ये गोवा में है, और ये भारत का, इंडिया का फर्स्ट इंडियन पोर्ट है टू इंट्रोड्यूस ग्रीन शिप इंसेंटिव अंडर द अंडर द हरित श्री योजना के तहत। ठीक है, तो हरित श्री ये जो स्कीम है 2023 में स्टार्ट हुआ था। तो ये स्कीम क्या है? ये ईएसआई स्कोर वाले जहाजों को क्या करता है, थोड़ा सा इंसेंटिव थोड़ा सा मिल जाता है उनको, प्रोत्साहित करता है कि भैया अपना इमिशन कम करो, चाहे वो कार्बन इमिशन हो चाहे वो पॉल्यूशन हो, तो उससे इंडेक्स में जगह मिलेगी। इंडेक्स में जगह मिलेगी तो क्या क्या बेनिफिट होगा? ज्यादा डॉक वहीं पे होगा, फिर साफ सुथरा है। ठीक है, डीकार्बोनाइजेशन और हरित नौवहन को बढ़ावा देता है ये, ग्रीन शिपिंग को। क्लियर? छोटा सा टॉपिक लेकिन काम की। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो, बिहटा ड्राई पोर्ट, ये बिहटा बिहार का है, पटना के पास। ठीक है, ये ड्राई पोर्ट है, इट्स अ ड्राई पोर्ट, सूखा। अब जैसे, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा लॉजिस्टिक जो फैसिलिटी है टू कार्गो हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन अवे फ्रॉम द सी पोर्ट और एयरपोर्ट। तो ये कार्गो हैंडलिंग के लिए, भंडारण के लिए, परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा। समुद्री बंदरगाह और हवाई अड्डे से दूर ये स्थित होते हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ, गाजियाबाद का नाम सुना है? सबने सुना ही होगा, आई थिंक सो। क्या वहां कोई पोर्ट है क्या? अगर मैं कहूँ गाजियाबाद में पोर्ट है तो? जी, ड्राई पोर्ट है वो, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ ड्राई पोर्ट। ठीक है, हाँ।
अब जैसे दिल्ली एंट्री करने से पहले आपको पूरा कंटेनर वगैरह सब स्टोरेज, एक तरह से स्टोरेज है वहां पे, और कुछ नहीं। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, तो लिंक्ड बाय द रेलवे कनेक्टिविटी, इसकी इसका जो सिग्निफिकेंस है पहले ये देख लेते हैं। तो ये एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा, कृषि आधारित वस्त्र है, ठीक है, एग्रो बेस्ड जो गारमेंट्स हैं, लेदर प्रोडक्ट है फ्रॉम बिहार, ठीक है, लॉजिस्टिक ये स्ट्रीमलाइन होगा, कार्गो हैंडलिंग एंड लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट कम आ जाएगा कि स्टोर करके वहीं से फिर आप डायरेक्ट भेज सकते हो, है ना। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और रीजनल इम्पैक्ट क्या होगा, कि बेनिफिट होगा जॉइंट स्टेट बाय केटरिंग द टू इंटायर ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया के लिए देखो यार, ये बिहार है यहाँ पे ना, बिहार कहाँ है? यहाँ पे है, तो ये ईस्टर्न इंडिया के लिए पूरा हो गया, यहाँ भी सप्लाई जा सकती है। कनेक्टिविटी बाय रेल टू मेजर गेटवे होगा पोर्ट्स सच एज कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम, नवा शेवा। नवा शेवा कहाँ है, ये सब देखो। हल्दिया यहाँ पर, ये आपका कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता के पास हल्दिया है ना। नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स भी में भी कोई ये कवर कर देगा। क्लियर? क्लियर हो गया? चलो, अब आप लोगों का कोई डाउट है तो डाउट ले लेते हैं, और आप लोगों की कोई रिक्वायरमेंट है कुछ, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, लेट मी नो। शुभोराज, मिसबा जी एंड गुलफशा जी, मयंक, और कौन कौन है भाई क्लास में? विशु पांडे तो चलिए ठीक है, वो तो नंबर वन पे है। बताइए। हाँ हाँ, कोई कोई डाउट है या कुछ पूछना है? चलो ठीक है। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं कल।